चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखो, इस चैप्टर में कल हम लोग एक्सरसाइज 4.3 देख रहे थे ना, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये मेथड देख रहे थे, है ना। जिसे जनरल फार्मूला मेथड भी कहते हैं या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड भी कहते हैं, कि जिसमें सबसे पहले डी फाइंड किया जाता है डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, वो मेथड से, वो फार्मूला से, और उसके बाद अल्फा एंड बीटा ऐसे एक्स की दो वैल्यू ढूंढते हैं ना, कल किए थे ना ऐसे ही। इसके पहले क्वेश्चन हमने आज उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें। आपकी टेक्स्ट बुक में देखो कि एक्सरसाइज में 4.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है, कि जिसमें भी लिखा हुआ है फाइंड द रूट्स, कि हमें रूट्स मतलब कि एक्स की वैल्यू ढूंढनी है। तो वो एक्स की वैल्यू ढूंढने के लिए दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, तो उसे सॉल्व करने की ट्राई करें कि इसमें एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। कि जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है x माइनस 1/x इक्वल टू 3। पहला क्वेश्चन कौन सा है? x माइनस 1/x इक्वल टू 3। तो देखो यहाँ पर x की वैल्यू तो ढूंढनी है, लेकिन सबसे पहले इसमें है ना अपॉन में कुछ भी नहीं होना चाहिए, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये डिनोमिनेटर सबसे पहले हटाएंगे ना, ये x हटाएंगे, और x हटाने के लिए क्या करना होगा? तो इसका एलसीएम करना होगा। पहले नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन जाए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है? नहीं है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो पहले x² होता है यहाँ पे कुछ ऐसा? नहीं ना। तो पहले एलसीएम करके इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे एक स्टेप एक्स्ट्रा दिया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन है ना, हाँ अब ये एक चीज़ ध्यान दिया करो, आपके क्वेश्चन में टेक्स्ट बुक में देखो कि इसके आगे ऐसा लिखा हुआ है, इसके आगे क्वेश्चन के पास में लिखा हुआ है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है ना, बराबर। इसमें काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका क्या करें। अरे एग्ज़ाम में भी आता है तो भी ये स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि इसका मतलब क्या। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है कि x की वैल्यू जब आप ढूंढोगे तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन 0 नहीं हो सकती, बराबर। ये ऐसे दिया हुआ है कि x की वैल्यू जब आप फाइंड करोगे ना, तो कोई भी वैल्यू भले मिले, लेकिन 0 कभी नहीं मिलेगी इस सम के लिए। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि अगर x इक्वल टू 0 हो, सपोज यहाँ x की जगह पे 0 लिखते हो, तो 1/0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर 0 लिखो तो इक्वल टू 3 वो पॉसिबल है, बराबर। क्वेश्चन में जनरली क्या होता है पता है? कि जब आप फाइनली x की वैल्यू ढूंढोगे ना, वो x की वैल्यू वो रिटर्न वैल्यू यहाँ पे रख के देखो तो आंसर 3 मिलता है। आंसर क्या मिलता है? 3 मिल जाता है उसका, बराबर। लेकिन अगर यहाँ x की जगह पे 0 लिखो, दोनों x की जगह पे 0 लिखोगे, क्या आंसर 3 मिलेगा? इक्वल टू 3 मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, इसका सम से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है कि भाई x की कोई भी वैल्यू फाइंड करो, आखिरी में वैल्यू 0 नहीं मिलेगी। आपकी टेक्स्ट बुक में देखो सेकंड क्वेश्चन भी है, यहाँ पे मैंने लिखा है वो सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन के साथ भी आपका कुछ ऐसे लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि x इज़ नॉट इक्वल टू -4 and 7, ऐसा लिखा हुआ है ना। फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो पता नहीं क्या है सम में। अरे ये कुछ भी नहीं है, ये आपको कॉमा करके अलग से सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इसमें जब आप सम करोगे ना, पूरा सम कंप्लीट करोगे, तो उसमें x की कोई भी वैल्यू मिले, लेकिन x की वैल्यू -4 नहीं मिल सकती एंड x की वैल्यू +7 नहीं मिल सकती। ये दोनों x की वैल्यू नहीं आएगी, इसके अलावा भले कुछ भी आ सकती है। क्योंकि अगर -4 यहाँ पे आ जाए, x पे अगर -4 लिखो तो -4 एंड +4 0 हो जाएगा, यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं। वैसे ही यहाँ पे अगर 7 लिखो तो 7 - 7 भी 0 हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसलिए x की वैल्यू ये पॉसिबल नहीं है, और कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये सम के साथ क्या दिया हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन की फ़िलहाल ज़रूर नहीं है, हम तो रेगुलर सम करें ना, बराबर ना। ये इन्फॉर्मेशन की ज़रूर हमें नहीं है, हम तो ये नॉर्मल सम करें। तो इसमें अगर सम करें तो सबसे पहले ये डिनोमिनेटर में x हटाना होगा, तो क्या करना होगा? इसका एलसीएम करना होगा। क्या करना होगा हमें? एलसीएम। तो देखो अब इसके अपॉन में x है, इसके नीचे कुछ नहीं तो, और इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1,
तो यहाँ 1 और x का एलसीएम कितना होगा, x ही होगा ना, बराबर ना। 1 एंड x का एलसीएम x ही होगा, तो इसका मतलब ये 1 है, इसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये x है, इसको 1 से मल्टीप्लाई, बराबर, ये तो x है ही, और ये 1 है तो उसको फिर से x से मल्टीप्लाई, बराबर। ऐसे ही करते हैं ना एलसीएम, कि एलसीएम अगर x आया तो वो उसके हिसाब से सबको x बनाना है। एलसीएम का मीनिंग ही यही कहते हैं कि अगर इसका एलसीएम x मान रहे हो तो तीनों नंबर नीचे x होने चाहिए, तो 1 को x बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई, ये तो x है ही तो उसको 1 से मल्टीप्लाई, और ये 1 को भी x बनाने के लिए x से मल्टीप्लाई। ओके, तो अब क्या करें, अब इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से करें ना, तो ऐसे होगा, ये x को ऊपर x से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, मतलब नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर, माइनस ये 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 ही रहेगा, इक्वल टू ये x को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3x होगा, बराबर। अब ये x स्क्वायर अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा आया ना, और अब इसमें x स्क्वायर आ गया तो इसको अरेंज करें ना, x स्क्वायर फिर x होना चाहिए, तो ये 3x को यहाँ पे लेके आए, क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x यहाँ पे आएगा माइनस 3x, ये तो यहीं पे ही है -1 इक्वल टू 0। ये हो गया ना हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ आ रही है बात, ये इक्वेशन बन गई। अब सॉल्व करेंगे आगे, अब इसको सॉल्व करें जैसे कल किया था ना वो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से, तो उस मेथड से सॉल्व करें। तो उससे अगर सॉल्व करें तो सबसे पहला स्टेप तो क्या करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप इसमें a b c लिख दो, कि ये जो तीनों नंबर हैं उसे a b और c मान लें, मतलब इसमें a की वैल्यू कितनी आएगी, तो a की वैल्यू 1, x स्क्वायर के साथ जो नंबर हो वो a की वैल्यू, मतलब a की वैल्यू 1 हुई। b की वैल्यू कितनी आएगी, तो b की वैल्यू -3, माइनस में है ना ये, तो -3, और c की वैल्यू कितनी होगी, c की वैल्यू -1, ऐसे आएगा ना, बराबर। ये a b c ये तीनों वैल्यू मिल गई। अब a b c पर से क्या ढूंढते हैं, d फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं ना, तो यहाँ a b c पर से d की वैल्यू ढूंढें। d की फार्मूला क्या आती है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ सबकी अगर वैल्यू लिखे ना तो b स्क्वायर, b में क्या है -3, मतलब -3 का स्क्वायर, -4 a की जगह पे क्या लिखेंगे 1, और c की जगह पे क्या लिखें -1, ऐसा ना। तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस हट जाएगा ना, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ना, 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ इन तीनों का मल्टीप्लाई, पहले साइन देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, और ये 4 1 जा 4 ही रहेगा, 9 प्लस 4, तो 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13। ये d की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 13 मिल गई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हियर d इज ग्रेटर देन 0, याद है ना कल ऐसा किया था हमने, d की वो 3 कंडीशन लिखवाई थी कि नहीं मैंने, वो रूल न लिखा हो तो फिर से लिख लेना उसे अच्छी तरह से और याद करना कि देखो d की 3 कंडीशन थी हमारी, या तो d माइनस में आएगा लेस देन 0, या तो एग्जैक्ट 0 आएगा इक्वल टू, या तो प्लस में आएगा ग्रेटर देन 0। और अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो उसके लिए सेंटेंस क्या लिखते हैं, अगर d ग्रेटर देन 0 तो लिख सकते हैं कि सो देयर इज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, कि अगर d प्लस में आ रहा है तो रियल उसके कोई आंसर मिलेंगे और डिस्टिंक्ट मतलब कि अलग अलग आंसर मिलेंगे उसके, सही बात है। अब ये जो मिल गया तो अब उसके 2 वैल्यू 2 आंसर वो कहाँ से ढूंढेंगे, अल्फा और बीटा से, वैसे ही ढूंढते हैं ना कि अब d मिल गया, अब वो उसके 2 आंसर ढूंढें, पहले अल्फा, तो उसकी फार्मूला क्या आती है -b प्लस √d अपॉन 2a, और ऐसा ही बीटा भी ढूंढते हैं, दूसरी वैल्यू बीटा, तो उसकी फार्मूला आती है -b माइनस √d अपॉन 2a, ऐसे होता है ना इसमें, बराबर ना। तो इसके अंदर ये वैल्यू रखें ना, कि जैसे -b
तो b की वैल्यू क्या सपोज की थी हमने, -3 सपोज की थी। तो उसमें ये माइनस फॉर्मूला का और b की वैल्यू का भी माइनस, तो उसको लिखा ऐसे जाता है कि ये माइनस और b पे भी -3, ये आगे फॉर्मूला का माइनस, ये वैल्यू का माइनस, प्लस रूट डी, तो रूट में d की वैल्यू क्या मिली, 13 मिली, तो रूट में d मतलब ये 13 रूट 13 अपॉन में 2a, तो अपॉन में 2 और a की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो a की जगह पर ये 1, बराबर, ये हो गया इसमें। तो इसको आगे अब लिखें कि ये माइनस माइनस हो जाएगा +3 प्लस ये रूट 13 का रूट कुछ निकलेगा क्या, 13 का रूट कुछ भी नहीं होगा, वही होगा रूट 13 और अपॉन में 2 1 ज़ा 2, तो यही हमारा आंसर, ये x की पहली वैल्यू यही। अब कुछ सॉल्यूशन तो होने वाला नहीं है ना, तो यही हमारा आंसर होगा। ऐसे ही उसकी दूसरी वैल्यू भी सेम, खाली माइनस में लिखेंगे कि यहाँ पे भी देखो -b, तो ये फार्मूला का माइनस और b पे वैल्यू का माइनस, -3 और माइनस रूट 13 और रूट d, तो d पे कितना लिखेंगे 13 ना, रूट 13 अपॉन में 2a, तो 2a की जगह पर 1, ये a की वैल्यू भी यहीं से ही मिलेगी ना, ये 1, बराबर, ये हो गया। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखें कि ये माइनस माइनस हो जाएगा +3 माइनस, ये तो माइनस में ही रहेगा, माइनस रूट 13 अपॉन में 2 1 ज़ा 2, तो ये x की दूसरी वैल्यू, क्योंकि इसका भी कैलकुलेशन आगे कुछ होगा ही नहीं, बराबर, आई बात समझ में। तो ये x की दोनों वैल्यू मिल गई ना, याद आ रही है ना, कल भी हमने ऐसी मेथड की थी कि सबसे पहले ये x फाइंड किया था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे मिली तो उस पर से a b c और d फाइंड किया, फिर d के ऊपर से अल्फा और बीटा x की दो वैल्यू हमने फाइंड कर ली, क्लियर। अब देखो ऐसे ही इसमें इक्वेशन 3 में ये सेकंड क्वेश्चन इसमें भी ऐसे ही करना है, पहले इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो उसको फिर वैसे ही a b c d और फिर अल्फ़ा बीटा ऐसे ढूंढेंगे ना, बराबर। तो इसमें मैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनानी है वो बता रहा हूँ, फिर आगे का सम ये a b c d फाइंड करना, अल्फ़ा बीटा फाइंड करना, ये सम आप लोग ट्राई करना, ओके। तो अब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो एलसीएम करके ही बनाएंगे ना। अब देखो इसके अपॉन में ना नॉर्मल x नहीं है, x+4 x-7 और 30 तीनों अलग अलग नंबर हैं, तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो इसके एलसीएम में ये तीनों ही नंबर आएंगे, एलसीएम में ये तीनों नंबर आ गए। मतलब इसमें कैसे करते हैं एलसीएम पता है कि देखो इसके नीचे x+4 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई x-7 और 30 उन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये x+4 तो है, बाकी दोनों डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर इसके नीचे x-7 है ना, तो इसको ऊपर बाकी दोनों डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, ये x-7 है तो उसको x+4 से और 30 से उन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और उसके नीचे 30 है ना, तो इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x+4 एंड x-7, ठीक है। जब ऐसे तीन नंबर हो तो एलसीएम यही किया जाता है, यहाँ x+4 है तो बाकी दोनों से इसको मल्टीप्लाई, यहाँ x-7 है तो बाकी दोनों से उसको मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 30 है तो बाकी दोनों से इसको मल्टीप्लाई, बराबर, समझ आ रही है बात। तो देखो इसमें ऐसे सॉल्यूशन करें कि सबसे पहले ऐसे लिखें कि यहाँ पर अब ये अपॉन में लिखने की ज़रूर नहीं है, वो तो एलसीएम डायरेक्टली करेंगे ना इसमें, तो इसमें ऐसे लिखें कि ये x+4 है तो ये ऊपर 1 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x-7 और 30, मतलब ऐसे हो जाएगा कि अगर पहले 30 करो तो 31 ज़ा तो 30 हुआ, और ब्रैकेट में हो जाएगा x-7, ये x-7 और 30 ये दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ ना, बराबर। फिर दूसरे स्टेप में कि यहाँ पर x-7 है तो ऊपर इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये माइनस, ये तो माइनस रहेगा ही कि ये 30 एंड ये x+4, ठीक है। यहाँ x-7 था तो बाकी के दोनों ऊपर लिखे, और इक्वल टू ये 11 तो रहेगा ही ऊपर, यहाँ पे 30 है तो बाकी के दोनों यहाँ पे जाएंगे,
बाकी के दोनों ब्रैकेट x+4b और x-7b, मतलब ये 11 रहेगा ही, ब्रैकेट में होगा x+4 एंड x-7। ओके, समझ में आई है बात? अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये एलसीएम हो गया, एलसीएम हो गया ना इसमें कि यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया सबका। अब नीचे कुछ भी लिखने की ज़रूर नहीं है, ये एलसीएम हो गया। अब इसको सॉल्यूशन करें और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएं। तो देखो अब सॉल्यूशन में ऐसे होगा कि यहाँ पर ये 30 का दोनों से मल्टीप्लाई, 30 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x, ये 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -210, ऐसे होगा ना, -210। फिर ये -30 का दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -30 को x से मल्टीप्लाई करें तो -30x, बराबर, -30x, और -30 को 4 से करें तो -120, ऐसे हो जाएगा ना, ये -120। समझ में आ रही है बात? ये हो गया। और इक्वल टू यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये 3 नंबर है, तो 3 नंबर में से कोई भी 2 नंबर का पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो, कि भले पहले दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो फिर 11 से मल्टीप्लाई, या पहले 11 को इससे मल्टीप्लाई कर दो फिर उससे मल्टीप्लाई करो, दोनों कंडीशन चलेगी। मैं पहले 11 को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि 11 को ये एक ही ब्रैकेट से, 11 को दोनों से मत करना फिर। ओके, तो पहले 11 को इससे अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 11 मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा, 11x, और 11 4 ज़ा 44, ऐसे हो जाएगा ना। और दूसरे ब्रैकेट में तो वही रहेगा x-7, बराबर। ये पहला स्टेप हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप चलें, तो नेक्स्ट स्टेप में देखो ये +30x -30x वो तो कट हो जाएगा, +30 और -30 कट हो गया। यहाँ पे ये -210 और -120, तो दोनों माइनस में है, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा -330। 210 और 120 कितना हो जाएगा, 330, माइनस में ही ना, साइन तो माइनस की रहेगी। और इक्वल टू यहाँ पे, तो अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो कैसे मल्टीप्लाई, पहले जो 11 है वो 11 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर ये 44 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, ऐसे होगा ना। तो देखो ये 11x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाएगा 11x², फिर 11x को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाएगा -77x, 11x को 7 के साथ तो -77x। फिर अब ये 44 को दोनों के साथ करें कि 44 को x के साथ करें तो +44x, और 44 को 7 के साथ करें आखिरी में कि 44 को 7 से करें, साइन में प्लस माइनस माइनस, और 44 मल्टीप्लाई 7 तो वो हो जाएगा 308, कितना हो जाएगा, 308 हो जाएगा। तो ये हो गया सबका, बराबर, सब प्लस माइनस हो गए। तो अब फाइनल सॉल्यूशन करें, तो देखो ये -330 यहीं पे ही रहेगा, इक्वल टू ये भी वही रहेगा 11x², ये हो जाएगा -77x और +44, माइनस प्लस माइनस, 77 में से 44 जाएंगे तो कितना बचेगा, 33 बचेगा। तो यहाँ पे बचेगा -33x, बराबर, -33x, और यहाँ पे -308 हो गया ये। और अब आखिरी स्टेप क्या करें, तो ये नंबर को भी यहाँ पे लेके जाए ना, सब नंबर एक साइड ना, उस साइड 0 होना चाहिए, तो ये -330 भी यहाँ पे लेके जाते हैं। तो ऐसे कर दें कि ये तो वही रहेगा 11x², ये वही रहेगा -33x, ये -308, और -330 को उस साइड ले जाए तो +330 इक्वल टू 0, ऐसे हो गया। अब आखिरी उन नंबर का प्लस माइनस, तो इसमें भी ये 11x² वही -33x, और यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस, 330 में से 308 जाएंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा +22 ना, 330 में से 308 माइनस करो तो 22 बचेगा। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और इसमें अगर आखिरी स्टेप और भी करना हो तो जब भी इक्वेशन बन जाए तो एक चीज़ चेक करते हैं ना कि अगर तीनों में से कुछ कॉमन निकलता हो तो वो कॉमन निकाल देते हैं।
कि जैसे देखो तीनों 11 की टेबल में आते हैं ना, तीनों 11 की टेबल में, मतलब तीनों में से 11 कॉमन हो जाएगा कि नहीं, बराबर। तो यहाँ पे तीनों में से कॉमन निकाल देंगे, इसमें से 11 कॉमन निकालो तो वो बचेगा x², इसमें से 11 कॉमन निकालो तो वो बचेगा 3x, और इसमें से 11 कॉमन निकालो तो बचेगा 2 = 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, बराबर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। अब ये बन गई ना, तो इसके बाद आगे ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे इसमें सॉल्व किया था कि ए बी सी वैल्यू, फिर डी ढूंढो, और उसके बाद अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू भी ढूंढो। तो ढूंढोगे ऐसे, करोगे ना ऐसे फाइंड। तो यहाँ तक जैसे ये क्वेश्चन था तो उस पर से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, अब आगे उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसे सॉल्व करो आप लोग। तो उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, एक्सरसाइज 4.3, उसमें क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 से देखें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 से है ना, अब आपके प्रॉब्लम सम्स दिए हुए हैं। प्रॉब्लम सम्स कैसे, जैसे आपके आगे की एक्सरसाइज में भी थे, पहले इस पर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और फिर उसे सॉल्व करनी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनानी है ये आगे की भी एक्सरसाइज में देखा था, मैं यहाँ पर भी फिर से बता रहा हूँ। और फिर से मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक सम करूँगा, उसके आगे सॉल्यूशन आप लोग करो, मतलब जो x की वैल्यू ढूंढनी होती है वो x की वैल्यू आप फाइंड करना। अब यहाँ एक चीज़ नोट करो कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम सम्स है ना, उसमें मेंशन नहीं होता है कि x की वैल्यू कौन सी मेथड से ढूंढनी है। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम लोग बना लेंगे, ठीक है ना, उसके बाद जो x की वैल्यू फाइंड करनी है उसके लिए कुछ मेंशन नहीं है। तो आप लोग कोई भी मेथड से फाइंड कर सकते हो, कि फैक्टराइजेशन मेथड से अगर इजी लगता हो तो भले उस मेथड से फाइंड करो, और जो दूसरी मेथड आज देखी थी क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, उस मेथड से फाइंड करना हो x की वैल्यू तो भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एग्ज़ाम में भी अगर मेंशन नहीं है तो जो चाहे वो मेथड से आप लोग फाइंड कर लो, बराबर। समझ आ रही है ना बात। तो देखो अब इसकी इक्वेशन देखें कि जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में उसमें लिखा हुआ है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज इन ईयर्स 3 years एगो एंड 5 year फ्रॉम नाउ इज 1/3, देन फाइंड हिज प्रेजेंट एज। लिखा हुआ है कि रहमान की एज 3 years एगो, 3 साल पहले की एज, एंड 5 year फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद की एज, इन दोनों के रेसिप्रोकल, इन दोनों का रेसिप्रोकल और उसका सम, फिर उसका टोटल, वो 1/3 आता है। तो हमें उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो कैसे ढूंढेंगे समझना है यहाँ पर, बराबर। इक्वेशन कैसे बनानी है ये खास ध्यान देना, जो सेंटेंस में लिखा हुआ है उसी पर से ही इक्वेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले तो सपोज क्या करें कि जो रहमान की एज है उसे x सपोज करें, उसकी प्रेजेंट एज उसे x सपोज करें। तो यहाँ पे सपोज करें, क्वेश्चन नंबर 4 लिखें कि लेट रहमान्स प्रेजेंट एज इक्वल टू x, कि चलो अभी की एज वो x है, और इसमें लिखा हुआ है 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल पहले की एज और 5 साल बाद की एज, वो दोनों ढूंढनी है। तो उसमें सपोज कैसे करेंगे पता है, ये प्रेजेंट एज, अभी की एज x है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि एज सो एज 3 years एगो, 3 years एगो मतलब कि 3 साल पहले की एज। तो 3 साल पहले की एज अगर उसमें गिनो ना, तो अभी जो एज है उसमें 3 साल माइनस करेंगे। 3 साल पहले की एज क्या होगी पता है, x - 3। ऐसा ही होगा ना, आपकी अभी जितनी एज हो, जो भी एज हो, आपसे पूछे 3 साल पहले कितना था, तो 3 साल पहले माइनस करोगे ना आप लोग, बराबर ना। तो अभी सपोज x है, तो 3 साल पहले की एज x - 3, और उसके बाद लिखा हुआ है कि 3 साल बाद, 5 साल बाद की एज, तो यहाँ पे लिखेंगे एज 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद की एज। तो उसमें हो जाएगा x + 5, क्या हो जाएगा उसमें, x + 5 हो जाएगा, बराबर। ऐसे बनेगी ना, सपोज ये हुआ ना। अब उसके बाद ऐसे पूछा हुआ है द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दिस एज इक्वल टू 1/3,
मतलब जो 3 साल पहले की एज है, 5 साल बाद की एज है, इन दोनों का रेसिप्रोकल करो, फिर उसका प्लस करो तो 1/3 बनता है। तो इक्वेशन ऐसे बनेगी, अब नीचे ही लिखना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आप नीचे ही कंटिन्यू करना कि इसकी इक्वेशन ऐसे बनेगी कि देखो इनका रेसिप्रोकल, तो x माइनस 3 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x-3। रेसिप्रोकल तो यही होता है ना, अपॉन में लिख देना उसे। फिर इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, x प्लस 5, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x प्लस 5। इन दोनों का प्लस लिखा हुआ यही है, आप सेंटेंस देखो, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एज। सम मतलब प्लस, दोनों के रेसिप्रोकल का प्लस, वो आंसर मिलेगा 1/3, तो इक्वल टू 1/3, बराबर। तो ये इक्वेशन बनी आपकी, जो कंडीशन दी गई है ना क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में कंडीशन ये दी गई है, ये इक्वेशन बनी। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उस पर से x की वैल्यू ढूंढेंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो आगे वाले सम में किया था ना अभी कि इनका सबका क्रॉस मल्टीप्लाई, बराबर किया था कि नहीं, सबका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो इसमें भी ऐसे ही करें, देखो ये x-3 है ना, तो इसके ऊपर इन दोनों का क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा। ये x प्लस 5 है ना, तो इसके ऊपर इन दोनों का क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे 1 है, तो वहाँ पे इन दोनों का क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, बराबर। ऐसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे ऐसे लिखें कि ये x-3 है, इसके ऊपर ये दोनों नंबर, मतलब 3 मल्टीप्लाई x प्लस 5, यहाँ पे ये x प्लस 5 और 3 ये दोनों वहाँ पे आएंगे ना। फिर यहाँ पे x प्लस 5 है, तो इसके ऊपर ये दोनों मल्टीप्लाई, मतलब प्लस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 3, ये 3 मल्टीप्लाई x माइनस 3, वो दोनों वहाँ पे, और इक्वल टू यहाँ पे तो 1 ही है, तो 1 लिखने की ज़रूर नहीं है, इसका मल्टीप्लाई ये दोनों ब्रैकेट, मतलब वहाँ पे ये x माइनस 3 भी हो जाएगा और x प्लस 5 भी हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा ना, ये कर दिया ना एलसीएम क्रॉस में। अब आगे सॉल्यूशन करें, तो देखो ये 3 का दोनों से मल्टीप्लाई, 3 को x से मल्टीप्लाई करो 3x, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 15, प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करो तो प्लस 3x, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 3 ज़ा -9, या माइनस है ना, प्लस माइनस -9, और इक्वल टू इनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये x का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, फिर ये 3 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ, तो x को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, x², फिर ये x को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 5x, फिर ये 3 को x से मल्टीप्लाई करें, माइनस में है तो 3 को x से मल्टीप्लाई करें -3x, और ये 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो -15। हो गया सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट स्टेप में जिसका प्लस माइनस होता हो वो करें, मतलब यहाँ पे देखो ना, तो ये 3x और 3x वो हो जाएगा कितना, 6x, प्लस करना है, मल्टीप्लाई मत करना, 3 + 3 6x, फिर यहाँ 15 - 9, तो 15 - 9 वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ये भी, बराबर। 15 - 9 6, इक्वल टू यहाँ पे ये x² ही रहेगा, ये 5x - 3x तो वो हो जाएगा 2x, और ये -15 वही रहेगा ना। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, तो ये दोनों नंबर भी यहाँ पे लेके जाएं, इक्वल टू के उस साइड सिर्फ 0 होना चाहिए, सब नंबर एक साइड कर दें। तो ऐसा लिख दें कि ये x² ही रहेगा उसमें, x² प्लस 2x -15, ये तीनों नंबर सेम, ये प्लस 6x यहाँ पे आएगा तो -6x, और प्लस 6 यहाँ पे आएगा तो -6 इक्वल टू 0। और अब आखिरी प्लस माइनस करें तो ऐसे होगा कि ये x² यहाँ पे 2x - 6, तो 2 - 6 -4x, और ये -15 और -6 तो -21 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई, बराबर। जो प्रॉब्लम सम दिया हुआ था ना, वो प्रॉब्लम सम से
ये हमने इक्वेशन बना ली। अब ये जो इक्वेशन बन गई ना, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू ढूंढेंगे। अब वो डिपेंड आपके कि आप लोग कोई भी मेथड से उसे सॉल्व करो। अगर फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब जो आगे वाली एक्सरसाइज में ट्राइंगल मेथड की थी ना हमने, वो ट्राइंगल मेथड से सॉल्व करना हो तो भी चलेगा। और क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से फाइंड करना हो तो भी चलेगा। ठीक है, कोई भी मेथड से फाइंड करो, डिपेंड आपके ऊपर है। दोनों से आंसर आपको सेम ही मिलेगा। देखो इसमें x की दो वैल्यू मिलेगी, उसमें एक वैल्यू माइनस में, एक वैल्यू प्लस में होगी, तो माइनस वाली वैल्यू गलत कहेंगे क्योंकि हमें रहमान की एज ढूंढनी है। तो एज कभी माइनस में हो सकती है नहीं ना, तो इसमें जो आंसर मिलेगा ना, माइनस में एज होगी तो उसे कट करेंगे, जो प्लस में होगा वो हमारा करेक्ट आंसर, वो लिखेंगे कि रहमान की एज उतनी हुई। ओके, करोगे फाइंड इसको? तो इसे फाइंड करो तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अब देखो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 वो भी दिया हुआ है, प्रॉब्लम सम ही है, तो उस पर से भी पहले इक्वेशन बनाएं फिर उसे सॉल्व करें। क्वेश्चन 5 की इक्वेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है कि इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. बराबर, फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट। देखो अब ऐसे लिखा हुआ है कि कोई शेफाली है जिसके मैथ्स और इंग्लिश के टोटल मार्क्स 30 है, मैथ्स और इंग्लिश दोनों का प्लस वो कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। आगे ऐसा लिखा हुआ है कि अगर उसके मार्क्स मैथमेटिक्स में 2 ज़्यादा हो जाए, शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, कि अगर इंग्लिश में उसके 3 मार्क कम हो जाए, देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, तो उन दोनों के मार्क्स का मल्टीप्लाई 210 होगा। तो हमें उन दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स फाइंड करने हैं, बराबर। तो देखो अब इसमें जो सपोज करते हैं ना कि यहाँ पर क्वेश्चन 5 लिख दें और सबसे पहले सपोज करें कि लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स, के मार्क्स इन मैथमेटिक्स या मैथ्स, उसे अगर x सपोज करें, सो मार्क्स इन इंग्लिश, जो इंग्लिश की एग्ज़ाम है उसमें मार्क्स कितने, y सपोज करें, फिर से y नहीं, y बिल्कुल भी नहीं, ये 4th चैप्टर में y सपोज करना ही नहीं है हमें, यहाँ पर x में ही सपोज होगा। ठीक है, देखो ये सम पहले x में करते हैं, फिर एक डिफरेंस बता रहा हूँ, 3rd और 4th चैप्टर का एक बहुत बड़ा डिफरेंस, पहले इसकी इक्वेशन बना लें। देखो इसमें हमें x ही सपोज करना है, तो वो x कैसे सपोज करते हैं, जो क्वेश्चन दिया हो ना उसी पर से ही। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया हो उसी पर से ही, कि देखो यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है कि मैथ्स और इंग्लिश दोनों का प्लस 30 है, ऐसे पहली सेंटेंस में ही लिखा हुआ है ना, दोनों में कितने कितने मार्क्स हैं नहीं पता है, मैथ्स और इंग्लिश दोनों का प्लस 30 है, तो उसमें से अगर मैथ्स को आप x सपोज कर रहे हो, तो अगर इंग्लिश के मार्क्स ढूंढने हो तो वो कैसे होगा, x माइनस में, ऐसे हो जाएगा ना, x माइनस में हो जाएगा ना वहाँ पर, बराबर। कि हमेशा अगर प्लस में दिया हो तो सपोज माइनस में करते हैं, मतलब इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे पता है, उसके मार्क्स हो जाएंगे 30 माइनस x, y तो सपोज करना ही नहीं है हमें, तो इसलिए अगर मैथ्स के मार्क x तो इंग्लिश के मार्क्स 30 माइनस x। ओके, अब दूसरी कंडीशन ऐसे दी गई है कि अगर उसके मार्क्स मैथ्स में 2 बढ़ जाए, अब नए मार्क्स ढूंढें, बराबर, अब नए मार्क्स ढूंढें तो उसके लिए ऐसे लिखें कि न्यू मार्क्स, ऐसे सपोज कर सकते हैं कि न्यू मार्क्स, तो लिखें कि इन मैथमेटिक्स या इन मैथ्स, कि अगर मैथ्स में उसके 2 मार्क्स बढ़ जाते हैं, 2 मार्क्स बढ़ जाएंगे मतलब कितना हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, पहले x था तो अब x + 2 हो जाएगा। और दूसरा कि अगर उसमें 2 मार्क्स इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो जाते हैं, तो इंग्लिश में 3 मार्क्स अगर कम हो जाएं तो इन इंग्लिश पहले उसके 30 माइनस x थे, अब -3, 3 मार्क और का कम हो गए, तो यहाँ पे 30 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 27 माइनस x हो जाएगा।
नए मार्क्स ये मिल जाएंगे ना, बराबर ना। ये पहले मार्क्स सपोज किए, फिर उसमें न्यू मार्क्स क्या, अगर मैथ्स में 2 मार्क बढ़ गए और इंग्लिश में 3 मार्क कम हो गए, तो कंडीशन ऐसे लिखी हुई है कि अब ये नए मार्क्स में दोनों का मल्टीप्लाई 210 होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, 210, बराबर। तो उसमें जो है वो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब मैथ्स के मार्क्स हैं x+2 और इंग्लिश के मार्क्स हैं 27 माइनस एक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई 210। मल्टीप्लाई मतलब ऐसे ही ब्रैकेट में लिखेंगे ना कि दोनों का मल्टीप्लाई 210 हो रहा है। तो यहाँ पे आगे लिखें, कैसे सॉल्यूशन करें, ये x का दोनों से मल्टीप्लाई, 2 का दोनों से मल्टीप्लाई, तो x को 27 से मल्टीप्लाई करें तो 27x, x को x से मल्टीप्लाई करें तो -x², फिर 2 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो +54, 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस -2x इक्वल टू 210, ऐसे होगा। तो अब उसको आगे सॉल्यूशन करें। सबसे पहले क्या करते हैं, पहले x² लिखते हैं, तो पहले ये वाला नंबर लिखें -x², उसके बाद ये x वाले नंबर लिखते हैं, x वाले नंबर ना, तो यहाँ पे 27x - 2x तो कितना हो जाएगा, +25x हो जाएगा। बड़ा नंबर 27 प्लस में ही है ना, तो +25x नंबर में लिखें, ये +54 और इसे भी यहाँ पे लेके आए, +210 भी यहाँ पे लेके आए, -210 इक्वल टू 0, ऐसे अरेंज कर दिया ना। तो अरेंज करने के लिए यहाँ पे ये -x², ये तो वही रहेगा +25x, और यहाँ पे इन दोनों का प्लस माइनस माइनस 210 में से अगर 54 गए तो कितने बचेंगे, 210 में से 54 गए अगर तो बचेगा 156 माइनस 156 इक्वल टू 0, ऐसे हो जाएगा ना। 210 में से अगर 54 माइनस तो -156, ओके। अब ये जो हो गया, तो देखो पहला नंबर x² वो माइनस में नहीं होना चाहिए, ये पहले भी इक्वेशन में मैंने बताया है कि पहला नंबर माइनस में नहीं होना चाहिए। तो इसको अब साइन अगर चेंज करोगे ना, प्लस में करोगे तो सबकी साइन चेंज हो जाएगी, बराबर। इसको अगर माइनस में करोगे तो सबकी साइन चेंज हो जाएगी, ओके। तो इसमें ऐसे चेंज करें, यहाँ पे -x² की जगह +x² लिखें तो साइन बदल जाएगी, ये हो जाएगा -25x और ये हो जाएगा +156 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई, बराबर। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार। अब ये जो इक्वेशन बनी, तो अब इसे आप कोई भी मेथड से सॉल्व करो, भले फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो या तो फिर भले क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से, जो मेथड आपको इजी लगे उस मेथड से सॉल्व करो इसे। समझ आई बात। अब यहाँ एक चीज़ सुनो, ये सम तो हो गया, 4 और 5 वाला हुआ। अब एक चीज़ सुनते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में, ये क्वेश्चन नंबर 5 में कितनी बार आप x और y सपोज कर लेते हो कि भाई यहाँ पे मैथ्स का जो है वो x और इंग्लिश में y। अब देखो 3rd चैप्टर एंड 4th चैप्टर में क्या डिफरेंस है। 3rd चैप्टर में जो भी हम लोग सम फाइंड करते थे उसमें x और y इक्वेशन ऐसे बनाते थे, जबकि 4th चैप्टर में सिर्फ x। तो इसमें डिफरेंस ये है कि 3rd चैप्टर में जो भी इक्वेशन बनती थी ना वो प्लस माइनस में ही बनती थी, मल्टीप्लाई में नहीं, जबकि 4th चैप्टर में जो भी इक्वेशन बन रही है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड में बन रही है। अब चलो ऐसे ही एक सपोज करिए, तो हो गया, रफ में करते हैं कि अगर मैं इसी को ही x और y सपोज करके करूं तो कैसे बनेगा। सपोज आपको तो पता ना हो, एग्जाम में ये क्वेश्चन दे दे और बोलेंगे थोड़ी कि ये 3rd चैप्टर का है तो x और y सपोज करके करो, और 4th चैप्टर का है तो खाली x सपोज करके करो, ऐसे एग्जाम में लिखा होगा नहीं ना, वो तो खुद पहचानना है ना, बराबर ना। अगर गलती से भी आप चलो इस क्वेश्चन को 3rd चैप्टर के हिसाब से कर रहे हो तो कहाँ पे अटकोगे मैं बताऊं, एक रफ में करके देखते हैं। देखो 3rd चैप्टर में 2 इक्वेशन बनाते हैं ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, बराबर ना, और उन दोनों इक्वेशन को फिर सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे सॉल्व करते हैं। तो चलो अगर इसको 2 इक्वेशन बनाते हैं,
मैं यहाँ पे कर देता हूँ रफ में, ठीक है। यहाँ पे ये सम अलग है, जस्ट रफ में बता रहा हूँ कि चलो आपने मैथ्स के मार्क्स को x सपोज किया, कि अगर मैथ्स के मार्क्स को x और उसको y सपोज किया इंग्लिश के मार्क्स को, जस्ट ये अलग हो गया रफ में, कि अगर इंग्लिश को y सपोज किया तो हमें दो इक्वेशन बनानी होगी थर्ड चैप्टर के हिसाब से। पहली इक्वेशन ऐसे बनेगी कि दोनों का +30 दिया हुआ है, लिखा हुआ है ना आपके क्वेश्चन में, द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30, दोनों का +30 है। तो चलो आप पहली इक्वेशन तो बना लोगे कि x + y = 30, दोनों का +30 है, इक्वेशन 1। थर्ड चैप्टर याद हो ना तो आएगा, फिर जिन स्टूडेंट का अभी थर्ड चैप्टर ही बाकी है और फोर्थ चैप्टर करने बैठोगे तो फिर दोनों बाउंस जाएंगे, ये ध्यान रखना, बराबर। दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरह से कंप्लीट करना। चलो ऐसे ही सपोज करते हैं कि भाई दोनों का +30 पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन के लिए क्या लिखा हुआ है पता है, कि यहाँ पर अगर उसके मैथ्स के मार्क्स 2 मार्क्स बढ़ जाए और इंग्लिश में 3 मार्क कम हो जाए तो दोनों का मल्टीप्लाई 210 होगा। तो अगर मैथ्स में 2 मार्क्स बढ़ जाए, तो मैथ्स को हमने क्या सपोज किया था x, तो समझो x में 2 मार्क्स बढ़ जाए x + 2, इंग्लिश में 3 मार्क कम हो जाए, इंग्लिश में क्या सपोज किया y, कि अगर y में 3 मार्क कम हो जाए तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब x - 2 एंड y - 3 = 210, बराबर। ये 210। अब आपने अगर ऐसे किया और फिर क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई है ना, कि चलो x को y के साथ मल्टीप्लाई, ये x को 3 के साथ मल्टीप्लाई 3x, ये 2 को y के साथ मल्टीप्लाई, ये 2y, फिर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई -6 = 210। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। और बताओ आपने अगर थर्ड चैप्टर पूरा कंप्लीट किया हो, पूरे चैप्टर में कहीं पर भी ऐसी इक्वेशन बनी कि जिसमें एक्स वाई और एक्स वाई भी आता हो तीसरा, बनती है, इसका सॉल्यूशन होगा ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन का सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा कहीं पे भी सॉल्यूशन? नहीं होगा, क्योंकि उस सॉल्यूशन में यहाँ पे अगर x + y है तो यहाँ पे भी x और y होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए एक्स्ट्रा, इसका सॉल्यूशन कहाँ से करेंगे फिर? तो इसलिए ये सम थर्ड चैप्टर के हिसाब से होगा ही नहीं, क्योंकि थर्ड चैप्टर में किसी में भी इन दोनों का मल्टीप्लाई वो नहीं होता। अगर इस सम में खाली एक चेंज होता ना, सिर्फ एक चेंज, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता कि इसमें इन दोनों का +210 हो रहा है तो ये थर्ड चैप्टर से होता, फिर फोर्थ चैप्टर से नहीं होता। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा होता, सुनना आप ध्यान से, कि ऐसे लिखा होता कि द सम ऑफ देयर मार्क्स, जो मैथ्स में 2 मार्क्स बढ़ा दिए, इंग्लिश में 3 मार्क कम कर दिए, और आपकी टेक्स्ट बुक में देखो जो लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, दोनों का मल्टीप्लाई 210 है, तो फोर्थ चैप्टर से होगा। अगर यही क्वेश्चन ऐसे लिखा होता ना कि दोनों का सम 210 है तो फिर थर्ड चैप्टर से सॉल्व करते, फिर फोर्थ चैप्टर से नहीं होता। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है थर्ड और फोर्थ में, कि थर्ड में सम मतलब प्लस माइनस में आता है, फोर्थ में मल्टीप्लाई डिवाइड में आता है। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता कि अगर इन दोनों का प्लस, भाई मैथ्स में 2 मार्क्स बढ़ा दिए, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम कर दिया और दोनों का +210 है, तो फिर सॉल्यूशन हो जाता कि यहाँ पे x + 2 + y - 3 = 210, कि जिसमें ये 2 और 3, तो x + y 2 - 3 - 1 = 210, एंड x + y - 1 वहाँ पे जाएगा प्लस में 211, ये सेकेंड इक्वेशन। तो अब ये दोनों इक्वेशन का थर्ड चैप्टर से सॉल्यूशन होता, फिर फोर्थ चैप्टर से नहीं। समझ आ रही है बात? ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ध्यान देना। जो भी सम करो ना थर्ड और फोर्थ चैप्टर की, जो भी इक्वेशन करो तो वो इक्वेशन माइंड में रखना। ये तो मैंने जस्ट रफ में एग्जांपल दिया आपको, ओके। जब एग्ज़ाम में भी आए तो पूरा क्वेश्चन ध्यान से समझो, उसमें देखो कि किसके हिसाब से इक्वेशन दी गई है, थर्ड चैप्टर या फोर्थ चैप्टर, फिर उसके हिसाब से सॉल्यूशन करना।
आ रही है बात समझ में? ठीक है ना। और ये चीज़ जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा। एक सम में नहीं, हर सम में सिचुएशन अलग अलग है। कोई भी सम सेम था, ये एज वाला सम अलग, मार्क्स वाला सम अलग, आगे अलग सम आएंगे। कोई भी सम सेम नहीं था, सब में अलग अलग सिचुएशन है। तो उसके हिसाब से हर सिचुएशन के हिसाब से सम भी अलग अलग होंगे। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना माइंड खोल कर जो है वो सम करोगे, उतना ज़्यादा आपके माइंड में क्लियर होगा। ओके। तो देखो आज वैसे मैंने ये 2 क्वेश्चन बताए, ये 4 एंड 5। इससे पहले थर्ड वाला क्वेश्चन भी हमने किया। तो ये चारों क्वेश्चन आज बुक में अच्छी तरह से लिख लो। तो उसके बाद अब जो इसके आगे के प्रॉब्लम सम्स हैं और जो आखिरी एक्सरसाइज है वो अब हम लोग कल के वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।